हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। तो आपने अभी तक बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन टॉपिक पूरा किया है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं नया टॉपिक आपका, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। तो अपन शुरुआत कहां से करेंगे? न्यूरॉन से करेंगे। बेसिकली न्यूरॉन की जो बेसिक्स है वो मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज आप नर्वस टिश्यू में इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, जो हिस्टोलॉजी के अंदर आएगा, मस्कुलर टिश्यू वगैरह सारे आएंगे उस समय। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं सबसे पहले कहां से? नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट से। ओके गाइस, तो सबसे पहले देखिए आप, नर्वस सिस्टम सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन यानी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म से। किससे होती है? एक्टोडर्म से। लेकिन पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से नहीं बनता है, कुछ इसमें एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। अपवाद क्या? देखिए आप, अपवाद की बात करें तो इसके अंदर आता है आपके अंदर माइक्रोग्लाया सेल। कौन सी सेल आती है? माइक्रोग्लाया सेल, है ना। इसका जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्म से होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मैं क्यों लगा रहा हूं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ओरिजिन किससे होता है? नर्वस सिस्टम का अधिचर्म से यानी एक्टोडर्म से, और माइक्रोग्लाया सेल एक अपवाद है जिसकी उत्पत्ति मेसोडर्म यानी मध्यचर्म से होती है। और इसकी जो स्ट्रक्चर यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक बोले तो फंक्शनल जो यूनिट है वो आपके हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन बोले तो तंत्रिका कोशिका, या इसको बोलते हैं अपन नर्व सेल। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं जो ये नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर आपके सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन जो इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन की बात करें तो आपको पता है न्यूरॉन जो है सबसे कॉम्प्लेक्स यानी सबसे जटिल टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, सबसे जटिल। अपन 4 प्रकार के ऊतक देखते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। उनमें सबसे जटिल जो होता है वो तंत्रिका ऊतक होता है। तो सबसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट, न्यूरॉन में एक तो संचरण तथा उत्तेजन के 2 मूल गुण पाए जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी कि हर ऊतक की कोई ना कोई 2 विशेषताएं होती है। जैसे आपने पेशीय ऊतक पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि मस्कुलर टिश्यू की क्या विशेषता है कि उसमें उत्तेजनशीलता होती है, संकुचनशीलता होती है, प्रासरणता होती है, तनन क्षमता होती है, प्रत्यास्थता होती है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन तंत्रिका ऊतक के रेस्पेक्ट में सबसे बेस्ट जो कैरेक्टर माना गया है वो कौन सा है? संचरण। संचरण मतलब कंडक्टिविटी, अंग्रेजी में भी लिख रहा हूं मैं नीचे आके, कंडक्टिविटी। यानी कि जब हम किसी तंत्रिका को उद्दीपन देते हैं, जैसे मैंने अपने या फिंगर पे इस स्केच पेन से टच किया, मुझे पता चला क्योंकि तंत्रिका से मैसेज मेरे ब्रेन में गया है और ब्रेन से मुझे रियलाइज हुआ है कि यहाँ पर कोई मेरे को टच कर रहा है या किसी तरह का उद्दीपन मुझे महसूस हो रहा है ना। तो ये कैसे गया है? ये प्लस माइनस की फॉर्म में, जैसे करंट जाते हैं, हम स्विच ऑन करते हैं, फैन ऑन हो जाता है, तो जैसे स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ। इलेक्ट्रॉन फ्लो के दर को अपन विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो होके वहां पर पहुंचा फैन तक, और उसने फिर मैग्नेटिक में उसको एनर्जी को कन्वर्ट किया और फिर उससे मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हुई है, कंडक्टिविटी। और दूसरा है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी बोले तो उत्तेजनशीलता, ये मुख्य होता है। जैसे उद्दीपन दूंगा वो उत्तेजित होगा और आगे संचरण करता हुआ मस्तिष्क तक सूचनाओं को पहुंचाता है। ठीक है ना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसमें रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन की क्षमता कम होती है, थोड़ी बहुत होती है, अदरवाइज इसमें एब्सेंट ही होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन थोड़ी बहुत क्षमता इसमें रहती है, कम होती है या अनुपस्थित होती है। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़िए। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को, अंतःस्रावी तंत्र और
तंत्रिका तंत्र दोनों को मिला के को संयुक्त रूप से इंटीग्रेटिव सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिव सिस्टम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन को मिलाकर क्या बोलते हैं अपन? इंटीग्रेटिव सिस्टम। ये पॉइंट लिखिए आप, फिर अपन आगे की बात करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की। लिखिए फटाफट। जल्दी लिखिए। ओके, चलिए साहब नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब न्यूरॉन्स के पार्ट देखते हैं कौन कौन से होते हैं। न्यूरॉन के पार्ट, कितने पार्ट होते हैं न्यूरॉन के? देखिए आप, बेसिकली 3 पार्ट होते हैं न्यूरॉन के। एक होता है इसका डेंड्राइट, जिसको अपन कहते हैं ध्रुमाशय, डेंड्राइट्स। दूसरा पार्ट होता है उसको अपन बोल रहे हैं कोशिका काय यानी सेल बॉडी। और तीसरा जो भाग है वो है लंबा वाला भाग, जिसको अपन बोलते हैं एक्सॉन। 3 पार्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं डायग्राम बना देता हूं तीनों पार्ट का। ये देखिए आप, ये सेल बॉडी आ गई बीच वाली, ये लंबा सारा एक्सॉन आ गया, ये एक्सॉन का अंतिम भाग आ गया, ये लीजिए, और ये आ गए इसके डेंड्राइट्स। ये लिखिए आप फटाफट डायग्राम में, ये हो गए इसके डेंड्राइट्स। ये लीजिए साहब, क्लियर। और यहां पर ये पार्ट आ गया, बीच में आ गया इसका न्यूक्लियस, क्लियर। तो देखिए आप, ये हो गए डेंड्राइट, क्लियर। इधर बीच वाला पार्ट आ गया सेल बॉडी, जो दूसरा भाग है इसका, तो सेल बॉडी भी बोलते हैं, सोमा भी बोलते हैं, साइटोन भी बोलते हैं, और चौथा नाम है इसका पेरिकेरियोन, क्लियर। ये डेंड्राइट्स हो गए जो सबसे पहले संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, फिर सेल बॉडी में आती है, और सेल बॉडी के बाद में ये लंबा वाला पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं एक्सॉन, क्लियर। और एक्सॉन का जो अंतिम भाग है इसको अपन बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। और इस नोब के अंदर इस तरह से गोल गोल संरचनाएं होती है जिसको अपन कहते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक वेसाइकल। और सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर भरा होता है कौन? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भरा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर, जो सूचनाओं को आगे पहुंचाता है, और वो मुख्य रूप से होता है एसिटाइल कोलिन पाया जाता है, ठीक है। चलिए साहब, अब इस न्यूरॉन के अंदर इस तरह के कण पाए जाते हैं, किस किस में? देख लो, डेंड्राइट्स में और एक सेल बॉडी में। इन कण को अपन कहते हैं नीजल्स के कण। क्या बोलते हैं? नीजल्स के कण। क्या बोलते हैं? नीजल के कण, जो किसके बने होते हैं? RER यानी कि खुरदरी अंत्यपत्र जालिका प्लस mRNA के, प्लस mRNA के। और क्या बनाते हैं ये mRNA? राइबोसोम तो है ये mRNA, और ये बनाते हैं प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका? प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक है। नीजल्स के कण केवल 2 में पाए जाते हैं। किस किस के अंदर? देख लो आप, एक तो डेंड्राइट में मिलेंगे और सेल बॉडी में मिलेंगे, एक्सॉन में नीजल के कण नहीं मिलते हैं, ठीक है। चलिए साहब, अब इस एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है इस तरह से, इसको अपन कहते हैं माइलिन आच्छादन। क्या बोलते हैं? माइलिन आच्छादन। और इसमें एक कोशिका पाई जाती है जो माइलिन आच्छादन का निर्माण करती है, उसको कहते हैं स्वान सेल। ये आ गई माइलिन
आच्छादन बोले तो शीत, ये आ गई माइलिन आच्छादन या माइलिन शीत, करेक्ट। और इसके अंदर जो कोशिका है उस कोशिका को अपन कहते हैं श्वान कोशिका। क्या कहते हैं? श्वान कोशिका, श्वान कोशिका, ठीक है। और दोनों ये माइलिन आच्छादन जो है ये निर्जीव परत का बना हुआ है, जो जैसे अपने रबड़ वायर होता है, वायर के ऊपर रबड़ की कवरिंग होती है, वैसी कवरिंग इसके ऊपर होती है, ठीक है। ये माइलिन शीत आ गई इसके ऊपर। और यहाँ माइलिन शीत के बीच में देखो थोड़ा सा गैप है, इस गैप को अपन कहते हैं नोड ऑफ रेनवीर, रेनवीर की पर्व संधि। क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवीर। जो दो माइलिन शीत के बीच में या माइलिन आच्छादन के बीच में जो गैप आ रहा है इसको अपन बोलेंगे नोड ऑफ रेनवीर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइलिन शीत अनुपस्थित होती है, क्लियर। इन सब में न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। ये होती है एक बेसिक सी स्ट्रक्चर किसकी? न्यूरॉन्स की, क्योंकि बाकी आप डिटेल किसमें पढ़ोगे? नर्वस टिश्यू में पढ़ोगे। और ये जो बीच में भाग है जो सेल बॉडी और इसके एक्सोन के बीच में, इसको बोलते हैं एक्सोन हिलॉक। क्या बोलते हैं? एक्सोन हिलॉक। सबसे पहले यहां से जब अपन किसी को टच करते हैं तो यहां पर देते हैं अपन क्या? उद्दीपन। उद्दीपन कहां पर दिया जाता है? यहां पर। इसको अपन बोलते हैं स्टिमुलस। यहाँ उद्दीपन देते हैं किसमें आएगा? सबसे पहले डेंड्राइट में, डेंड्राइट से आएगा सेल बॉडी में, सेल बॉडी से आएगा एक्सोन में। इस तरह से ये आगे आपके मैसेज आगे जाएगा। जो मैसेज ले जाती है वो संवेदी तंत्रिकाएं हैं, तो मैसेज को ब्रेन से लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाती है वो प्रेरक तंत्रिकाएं होती है। तो ये तीन भाग है, तो आपको याद पता होना चाहिए ये तीनों भाग किस तरह से व्यवस्थित है। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। फिर अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिखिए फटाफट ये। हो गया? चलिए अब अपन करते हैं न्यूरॉन के प्रकार, क्योंकि तीनों प्रकार अपन को समझ में आने जरूरी है। प्रकार नहीं पता चलेगा तो अपन कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट लगाइए न्यूरॉन के प्रकार। न्यूरॉन के प्रकार बेसिकली देखिए न्यूरॉन 5 प्रकार का होता है, लेकिन एनसीईआरटी में 3 प्रकार का दिया हुआ है। सबसे पहला न्यूरॉन है उसका नाम है नॉन पोलर न्यूरॉन। नॉन पोलर न्यूरॉन, नॉन पोलर न्यूरॉन यानी कि इसमें ना तो एक्सोन होगा ना डेंड्राइट होगा, केवल सेल बॉडी होगी। देखिए आप, सबसे पहले जब न्यूरॉन बनना शुरू हुआ ना तो सबसे पहले क्या बनी? ये न्यूक्लियस, और इस तरह से ये धागे निकल गए बाहर की ओर। अब इसका पता नहीं ये एक्सोन है या डेंड्राइट है। इस तरह से इसमें ना तो एक्सोन है ना डेंड्राइट है, केवल ये कोशिका बनी है, केवल सेल का बीच वाला भाग बना न्यूरॉन का, जिसको अपन सेल बॉडी बोलते हैं। एक्सोन ना तो इसमें एक्सोन है ना इसमें आपके डेंड्राइट है, जिसको अपन कहते हैं ध्रुमाशय। कुछ भी नहीं है, ये दोनों एब्सेंट है। क्लियर? और ये सबसे पहला बना है और इसका एग्जाम्पल है कौन? हाइड्रा। हाइड्रा में इस तरह का पाया जाता है नॉन पोलर न्यूरॉन। दूसरा आता है सूडो यूनिपोलर। सूडो का मतलब होता है झूठा, यूनिपोलर यानी इसमें एक्सोन और डेंड्राइट बनता तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक्सोन और डेंड्राइट हो सकता है। तो दूसरा है आपके सूडो यूनिपोलर। तो देखिए आप, इसका डायग्राम बनाता हूं मैं आपके। ये सेल बॉडी बन गई, देखो आप, सेल बॉडी तो पहले ही बन गई थी इधर। अब यहां से ये सेल बॉडी इस तरह से जुड़ जाती है यहां पर, ये देखिए सेल बॉडी से ये प्रबंध निकला लंबा सारा, इस तरह से ये प्रबंध निकल जाता है। ये सेल बॉडी, इससे प्रबंध निकला। अब इस प्रबंध से पता नहीं चलता ये एक्सोन है ना, तो ये एक्सोन का काम कर रहा है ना डेंड्राइट का काम कर रहा है। यानी कि हम
इन दोनों में विभेद नहीं कर पाएंगे, ये एक्सोन ये है, डेंड्राइट ये है, कुछ पता नहीं चल रहा, सब एक जैसे लग रहे हैं। तो इसमें अपन सिंगल प्रोसेस जो होता है वो निकल जाता है केवल, ये ध्यान रखना, प्रवर्ध निकलता है, केवल प्रवर्ध यानी कि प्रोसेस निकलता है, परंतु एक्सोन व डेंड्राइट में विभेदन नहीं होता है, ध्यान रखना, नहीं होता है। हमें पता ही नहीं चलता ये डेंड्राइट है या क्या है, ना तो ये एक्सोन है ना ये डेंड्राइट है, दोनों एक जैसे मिक्स हो जाते हैं, इसलिए पता नहीं चलता है। और इसका उदाहरण है आपको, ये मिलता है आपको स्पाइनल कॉर्ड में। किसमें मिलता है? स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु में मिलता है। कहां पर मिलता है मेरु रज्जु में? ये मिलता है पृष्ठ मूल गुच्छक वाली जगह पर। कहां पर? पृष्ठ मूल गुच्छक, इस जगह पर आपको मिलेगा। ये कौन? सूडो यूनिपोलर। जब अपन स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, उसका अनुप्रस्थ काटेंगे तो वहां पर एक जगह आएगी पृष्ठ मूल गुच्छक, डोर्सल रूट गैंग्लियन, उस जगह पर आपको जो न्यूरॉन मिलेगा वो पृष्ठ मूल गुच्छक प्रकार का यानी कि सूडो यूनिपोलर प्रकार का होगा। अब ये दोनों एनसीईआरटी में नहीं दिए गए। तीसरा दिया हुआ है यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब इसके अंदर यूनि का मतलब एक, पोलर का मतलब एक ध्रुव होगा, या तो डेंड्राइट होगा या एक्सोन होगा। तो सबसे पहले आप आइए, यूनिपोलर में केवल एक एक्सोन बनता है। देखिए अब आप कैसे, ये सेल बन गया, ये न्यूक्लियस है अंदर, और इसका एक प्रवर्ध बन गया। ये देखिए ये एक प्रवर्ध बन गया, इसका नाम अपन ने क्या लिखा है? एक्सोन। एक्सोन प्रेजेंट होता है, सेल बॉडी तो होती है, लेकिन डेंड्राइट क्या होता है इसके अंदर? एब्सेंट होता है। ध्यान रखो, डेंड्राइट एब्सेंट है। ऐसा हमको मिलता है किसमें? भ्रूण में। जब बालक का विकास होता है, जब मदर के पेट के अंदर होता है, तो सबसे पहले न्यूरॉन जो बनता है वो कौन सा बनता है? ये वाला बनता है। ठीक है, ये लिखिए फटाफट आप, फिर मैं आपको तीसरा प्रकार समझाता हूं। लिखिए फटाफट। चलिए, ये हो गए 3 प्रकार। नेक्स्ट आगे लीजिए, ये चौथा प्रकार जिसको अपन कहते हैं बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब इसके अंदर एक्सोन और डेंड्राइट दोनों बन जाएंगे। इसमें देखो आप, ये न्यूक्लियस, ये सेल बॉडी आ गई, ये लंबा सारा पार्ट आ गया एक्सोन, ये आ गया एक ही डेंड्राइट, ये आ गया सिंगल डेंड्राइट। ध्यान रखिएगा, यूनिपोलर है ना, बाइपोलर है ना, तो एक ये पोल हो गया और एक पोल ये हो गया, 2 पोल चाहिए, यानी एक ही एक्सोन तो सब में एक ही होता है, इसमें डेंड्राइट भी एक सिंगल डेंड्राइट होता है। ध्यान रखिएगा, ये होता है बाइपोलर। और ऐसा आपको मिलता है हमारे कहां पर? इसके अंदर रेटिना के अंदर, रेटिना ऑफ आई। और कहां मिल सकता है? ये कोक्लिया में मिल सकता है आपको। और कहां मिल सकता है? ये जीभ के ऊपर यानी टंग पर मिल सकता है। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। और कहां मिल सकता है? ये नोज में मिल सकता है आपको। इन सब जगह आपको बाइपोलर मिलेगा। नेक्स्ट आइए मल्टीपोलर, 5वां है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर में देखो खूब सारे होंगे, ये आ गया न्यूरॉन, जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं? मल्टीपोलर पढ़ रहे हैं। ये इसके खूब सारे क्या निकल के आ गए? डेंड्राइट। ये लीजिए, ये आ गए कौन से? डेंड्राइट। एक नहीं है, मैनी डेंड्राइट है, खूब सारे। और इधर से ये पार्ट आ गया कौन सा आपके? एक्सोन। एक्सोन एक ही होता है, डेंड्राइट खूब सारे होते हैं, इसे अपन कहते हैं। और ये हमारे कहां पर मिलता है? ये मिलता है हमारे ब्रेन के अंदर। ब्रेन में कहां पर? कॉर्टेक्स भाग में, बलकूट भाग में। क्लियर? चलिए, और शरीर में ध्यान रखा, शरीर में सबसे ज्यादा भी है, शरीर में
सर्वाधिक। शरीर में सर्वाधिक कौन सा होता है आपके? मल्टीपोलर होता है, ध्यान रखिएगा। शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला न्यूरॉन का प्रकार कौन सा होगा? आपके मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ये हो गए पांचों प्रकार। फटाफट ये लिख लीजिए आप, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए, ये तो हो गया न्यूरॉन का एक प्रकार का वर्गीकरण। अब करते हैं न्यूरॉन का दूसरा प्रकार का वर्गीकरण। न्यूरॉन का दूसरा प्रकार का वर्गीकरण वो है माइलिन आच्छादन की उपस्थिति के आधार पर, माइलिन शीत की उपस्थिति के आधार पर। ठीक है ना? अगर माइलिन शीत यानी कि माइलिन आच्छादन जो एक्सॉन के ऊपर पाया जाता है, अगर उपस्थित है तो वो माइलिनेटेड होगा, अगर उपस्थित नहीं है वो नॉन माइलिनेटेड होगा। तो मान लो आच्छादन उपस्थित है तो वो तो हो जाएगा कौन सा? माइलिनेटेड, या इसको अपन बोलेंगे मेडुलेटेड। इसके ऊपर क्या होगा? पहली बात, माइलिन आच्छादन क्या होगा? माइलिन आच्छादन यानी कवरिंग, माइलिन आच्छादन यानी शीत आच्छादन उपस्थित है। क्लियर? और जिसमें माइलिन आच्छादन उपस्थित नहीं होगा उसे अपन बोल देंगे नॉन माइलिनेटेड, यानी कि माइलिन आच्छादन को अपन बोलते हैं शीत, क्या है? अनुपस्थित है। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, इसमें नोड ऑफ रेनवीर, माइलिन के बीच में जो गैप होता है इसमें नोड ऑफ रेनवीर उपस्थित है, इसमें अनुपस्थित है। क्लियर? तीसरा अंतर, इसमें संचरण क्या होता है? फास्ट होता है, इसमें संचरण धीमा यानी कि स्लो होता है। इसमें स्पीड कितनी है? 120 से 130 मीटर प्रति सेकंड से होता है, इसमें होता है 2 से 3 मीटर प्रति सेकंड। इतना स्लो है, ध्यान रखना। क्लियर? अगली बात, इसमें साल्टेटरी कंडक्शन पाया जाता है। साल्टेटरी कंडक्शन आपको पता है क्योंकि आप पीएमटी की तैयारी करें, रनिंग हॉर्स का बैच है, इंटेलिजेंट बैच है आप लोगों का। साल्टेटरी कंडक्शन का मतलब होता है जो माइलिन शीत होती है उसके बीच में गैप होता है, उसको अपन कहते हैं नोड ऑफ रेनवीर। जब कंडक्शन या संचरण या इंफॉर्मेशन आती है तो वो नोड से नोड जंप करती हुई जाती है। कैसे? इधर देखिए, जैसे मान लो ये एक्सॉन है ना, तो इसके ऊपर ये माइलिन शीत आ गई, ऐसे मान लो। अब जब इधर सेल बॉडी से मैसेज आएगा तो ये ऐसे जंप करता हुआ जाएगा और फिर लास्ट वाले पार्ट तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार के संचरण को अपन कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। ये कब होगा? जब नोड ऑफ रेनवीर होगा, माइलिन शीत के बीच में गैप उपस्थित होगा, तब ये इसे कहते हैं अपन साल्टेटरी कंडक्शन। यानी कि साल्टेटरी का मतलब होता है जंप करता हुआ मैसेज आगे जाता है। लेकिन इसमें क्या लिखोगे? इसमें साल्टेटरी कंडक्शन नहीं होता है क्योंकि ऊपर नोड ऑफ रेनवीर होगा ही नहीं तो जंप भी नहीं होगा। नहीं होता है। क्लियर? ये मेन डिफरेंट है जो आपको याद रखना है, किस जगह क्या पाया जाता है। उदाहरण में आपको लिख देता हूँ, ये माइलिनेटेड जो है वो कहाँ पर मिलता है अपने शरीर में, तो इसके अंदर आप उदाहरण लिख लीजिए। सबसे पहले ये आपको मिलेगा परिधीय तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये मिलेगा आपको पीएनएस, जिसको अपन कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और दूसरा मिलेगा आपको सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यह मिलेगा आपको, ध्यान रखिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और ये मिलेगा आपको कहां पर? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र बोले तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा मिलेगा आपको सोमेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा? सोमेटिक नर्वस सिस्टम।
कायिक तंत्रिका तंत्र में। अभी अपन आगे वर्गीकरण पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। शॉर्ट में कहते हैं इसको एसएनएस। इन दो के अंदर मिलता है आपको कौन सा? नॉन मेडुलेटेड। ये इसके उदाहरण है जो आपको याद रखने हैं। ये सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए फटाफट ये लिखिए आप। हो गया, चलिए सर। नेक्स्ट देखिए, अब अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की। ये तो हो गई न्यूरॉन की संरचना। अब अपन बात करेंगे न्यूरॉन में जब अपन उद्दीपन देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर टच किया कि मैसेज आगे तक कैसे जाता है, इसके लिए अपन डायग्राम बनाते हैं। तो टॉपिक का नाम लिखते हैं तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति। तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति, तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति यानी कि जनरेशन ऑफ एक्शन, जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स, तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति। कैसे देखिए आप, ये मैंने अभी देखो आपके सामने न्यूरॉन का डायग्राम बना रहा हूं। बाकी ध्यान पड़े, आप न्यूरॉन के बारे में नर्वस टिश्यू में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है ना। मैंने इसलिए हिंट दिया कि अगर मैं न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा नहीं बताऊंगा तो आप ये कंडक्शन समझ नहीं पाएंगे। ये लीजिए आप, ये लीजिए, ये माइलिन शीत आ गई ऊपर, सही बात है। और ये श्वान कोशिका तो होती है सब में, चाहे माइलिन हो चाहे ना हो, श्वान कोशिकाएं दोनों में उपस्थित होगी। ये लीजिए, अब सपोज करो मैंने उद्दीपन दिया, जैसे मैं यहां पर इसको किसको दे रहा हूं, डेंड्राइट को क्या दे रहा हूं, उद्दीपन यानी स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस दिया, यहां पर उद्दीपन दिया। उद्दीपन देते ही यहां से ये उद्दीपन कहां जाएगा, सबसे पहले सेल बॉडी में, सेल बॉडी से यहां जाएगा। ये लीजिए, यहां आ गया, क्लियर। यहां किस फॉर्म में गए, ये प्लस माइनस की फॉर्म में, प्लस माइनस की फॉर्म में यहां पहुंच गया। ये यहां से ये उद्दीपन ऐसे जंप करता हुआ जाएगा, सीधा यहां पहुंच जाएगा। तो ये जो है यहां तक वाला जो उद्दीपन आपने यहां से दिया और कहां तक बढ़ा, यहां तक, बीच वाले पार्ट को अपन क्या कहते हैं, एक्सोन हिलोग। ये प्लस माइनस की फॉर्म में वहां पहुंचा है ना, तो इससे तो अपन कहते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, ग्रेडेड पोटेंशियल, ध्यान रखिएगा, क्लियर। अब यहां से लेकर ये एंड तक पहुंचेगा, इसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल, या इसको बोलते हैं तंत्रिका आवेग यानी नर्व इंपल्स। क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स यानी तंत्रिका आवेग। और यहां से फिर ये आगे सिनेप्स बनाकर दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है, ठीक है। तो पहले तो कौन सा होगा, ग्रेडेड पोटेंशियल, और दूसरा होगा तंत्रिका आवेग। तो ये जो ऊपर से जा रहा है ना आवेग, इस तरह से जंप करता हुआ एक न्यूरॉन से एक, यहां से जंप करके यहाँ आया, ये नोडो ब्रेनवीर या नोडो ब्रेनवीर, क्लियर। ये माइलिन शीत बना देता हूं, यहां से वहां पहुंच गया। ये कंडक्शन कहलाता है साल्टेट्री। क्या कहलाता है, साल्टेट्री। कंडक्शन को क्या बोलते हैं, संचरण। अभी कह रहे थे ना अपन, साल्टेट्री इस तरह से जंप करता हुआ जाता है एक नोड से
दूसरे नोड, जिसे कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। क्लियर? ये होता है ग्रेडेड पोटेंशियल। अब आती है बात किस तरह से क्या होता है, देखिए आगे आप ये लिखिए आप पहले, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। ओके, चलिए अब देखिए आप, जब किसी विश्राम अवस्था में, यानी कोई तंत्रिका बिल्कुल शांत पड़ी है, जैसे ये शांत है, विश्राम अवस्था में रहती है, तो उसे उद्दीप्त यानी स्टिमुलस, उद्दीप्त यानी कि उत्तेजित करने के लिए, यानी कि एक्साइटेड करने के लिए आवश्यक उद्दीपन की मात्रा दहली उद्दीपन कहलाती है, ध्यान रखना। यानी कि इंग्लिश में कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। कहलाती है, इसका मतलब समझ रहे हो आप, मैंने उद्दीपन दिया, आपने यहां पर उद्दीपन दिया, हल्का सा टच किया, आपको पता नहीं चला, थोड़ा सा और दबाया तो पता चला, इसका मतलब पहले क्यों नहीं पता चला? क्योंकि पहले उसकी मात्रा उद्दीपन की कम थी, आपने धीरे से लगाया, इसलिए तंत्रिक आवेग उत्पन्न हो ही नहीं पाया। तो जैसे ही आपने इसको टच किया, तंत्रिक आवेग उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंच गया प्लस माइनस के फॉर्म में। ऐसे उद्दीपन को अपन क्या कहते हैं? दहली उद्दीपन, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। यानी किसी तंत्रिका को उद्दीप्त करने के लिए हमें कौन सा उद्दीपन देना होगा? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, यानी दहली उद्दीपन देना होगा, तब वो उद्दीप्त होगी जाके। क्लियर? देखिए, जब तंत्रिका विश्राम अवस्था, यानी कि रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग, विश्राम का मतलब रेस्टिंग, सॉरी रेस्टिंग फेज में होती है, तो उसे दुर्वित अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्वित अवस्था कहते हैं। यानी इंग्लिश में कहते हैं पोलराइज स्टेज। क्या कहते हैं? पोलराइज स्टेज। इस समय तंत्रिका के बाहर पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव, बाहर तंत्रिका के बाहर की ओर, तंत्रिका, एक मिनट, इस समय तंत्रिका के बाहर पॉजिटिव, तंत्रिका बाहर पॉजिटिव होती है, जबकि अंदर से क्या होती है? नेगेटिव। क्यों? आप देखिए कैसे, देखिए अभी बताता हूं मैं आपको। ये लिखिए पहले आप, पहले तो आपको दहली उद्दीपन समझ में आना चाहिए, फिर तंत्रिका रेस्टिंग फेज में होती है, उसे ध्रुवित अवस्था यानी पोलराइज स्टेज कहते हैं, और इस समय तंत्रिका बाहर पॉजिटिव होगी और अंदर नेगेटिव होगी, आयनों के अंतर के कारण। ऐसा क्यों होता है वो आपको मैं अभी बताऊंगा, किस तरह से क्या सीन है इसका। हो गया? चलिए साहब,
ओके, तो अब आप देखिए, मैं एक सेल बॉडी बना रहा हूं पूरी, ये सेल बॉडी आ गई, ये इसका एक्सोन आ गया, ये इसकी क्या आ गई, लास्ट वाली सिनेप्टिक नॉब आ गई, और ये इसका डेंड्राइट आ गया। ये है ना, ये है पूरी न्यूरॉन। क्लियर? ये आ गया एक्सोन हिलोक, ये आ गई माइलिन सीथ, ये आपको सब पता है, और ये आ गई स्वान कोशिका। ये है। अब जो प्लस माइनस का खेल है वो सारा किसमें होता है? एक्सोन में। किसमें? एक्सोन में। कोई सक्रिय विभव उत्पन्न कहां से होता है? एक्सोन में। या जैसे अभी अपन कहते हैं बाहर से प्लस है, अंदर से माइनस है, ये कौन सी प्रावस्था है? तुर्वित प्रावस्था है। अब इसके अंदर क्या है देखो आप पहले, ऐसा क्यों है? अब मैं इसको जूम करता हूं और आपको बताता हूं क्या सीन है। ये एक्सोन का मैंने जूम किया है, तो देखो आप बाहर क्या है? प्लस है, अंदर क्या है? माइनस है। सेम कहानी इस तरफ है, बाहर क्या है? प्लस है, एक्सोन के अंदर माइनस। ऐसा क्यों है? बाहर वाला जो भाग है इसको अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि ECF। और अंदर जो है वो है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अंदर को सेल के अंदर का द्रव और सेल के बाहर का, क्यों? न्यूरॉन अपने आप में क्या सेल ही होती, ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। कौन सा है? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसको अपन कहते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोन के अंदर है ना, ये एक्सोन के अंदर है, ये क्या है? एक्सोप्लाज्म ही है। और बाहर वाला क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव। ऐसा क्यों? बाहर सोडियम ज्यादा है, पोटेशियम कम है ना, क्लोराइड बाहर कम है, क्लोराइड कम है बाहर। पता है अंदर क्या सीन है? देखो आप, अंदर सोडियम कम है, पोटेशियम ज्यादा है, क्लोराइड ज्यादा है, प्लस अंदर कौन? प्रोटीन भी क्या है? अंदर ज्यादा है। तो इन सब का जो नेट चार्ज आता है वो क्या आता है? नेगेटिव आता है। क्या आता है? नेगेटिव। इस अवस्था को अपन कहते हैं पोलराइज स्टेज। क्या बोलते हैं? पोलराइज स्टेज। क्या बोलते हैं? पोलराइज स्टेज, या अपने कौन सी अवस्था? दुर्वित प्रावस्था, या बोलते हैं इसको अपन विश्राम प्रावस्था। क्लियर? कौन सी स्टेज? विश्राम प्रावस्था। तो आपको पता होना चाहिए विश्राम प्रावस्था के समय ये स्थिति होती है। अब आप देखिए अगला डायग्राम देखिए, मैं इसी को जूम कर रहा हूं, आपको बस ये समझ में आ गया कि बाहर क्या है? प्लस है, अंदर क्या है? माइनस है। अब मुझे पता लगाना है अंदर कितना माइनस है, तो मैंने इसको एक वोल्टामीटर से जोड़ दिया। किससे? विभव नापने की मशीन का नाम क्या होता है? वोल्टामीटर, विभव मापी। इसको मैंने यहां से जोड़ दिया, ये इलेक्ट्रोड तार लगा दिए। तार लगा दिए तो मुझे पता चला इसके अंदर जो विभव आया वो आया प्लस -70 मिलीवोल्ट। कितना आया? -70 मिलीवोल्ट। इसके अंदर कितना है? ये माइनस कितना आया? -70 मिलीवोल्ट। यानी जब तंत्रिका किसी प्रकार के आयन का संचरण या किसी प्रकार के आवेग का संचरण या किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन या सूचनाओं का संचरण नहीं करती है, तो उस समय उसका जो विभव होता है वो कितना होता है? आपके आंतरिक विभव -70 मिलीवोल्ट। और इससे अपन बोलते हैं विश्रांत विभव। क्या बोलते हैं? विश्राम या विश्रांत विभव। इसको बोलते हैं अपन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कितना होता है ये? इसको शॉर्ट में लिखते हैं RMP बराबर -70 मिलीवोल्ट। ये लीजिए भाई, विश्राम विभव कितना हो गया? हिंदी में बोलते हैं विश्राम विभव। कितना? जब किसी तरह का कोई संचरण नहीं हो रहा तो कितना होगा? -70 मिलीवोल्ट। ऐसा किस लिए हुआ? इन आयनों की वजह से। बाहर जो सोडियम है वो 10 गुना ज्यादा होता है, अंदर पोटेशियम 30 गुना ज्यादा होता है। ध्यान रखना, 10 गुना ज्यादा है बाहर सोडियम, अंदर पोटेशियम 30 गुना ज्यादा है। इस वजह से ये प्लस माइनस का सारा खेल हुआ है। ये लिखिए आप पहले, फिर मैं आपको आगे बताता हूं।
चलिए ओके गाइस, तो कल अपन इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। रेस्टिंग फेज में प्लस माइनस का देखेंगे अपन, तो फिर अपन इसको प्लस माइनस क्यों होता है, तीन प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती है वो अपन पढ़ेंगे। ओके, कल मिलते हैं आपसे वापस। अंटिल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।